जय हिंद। एटीएस सक्सेस कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम व्याख्या करेंगे एमए राजनीतिक विज्ञान का, जो कि हमारे एमए के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो खंड अ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न: प्लेटो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर: सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन और समृद्ध कुल में 427 ईस्वी पूर्व में हुआ था। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक प्लेटो की प्रसिद्ध कृति है। प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? प्लेटो की मृत्यु 367 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्लेटो की प्रसिद्ध कृतियों के नाम लिखिए। रिपब्लिक, स्टेटमेंट, क्रीटो, एपोलॉजी, प्रोटैगोरस आदि प्लेटो की प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्लेटो के न्याय की दो विशेषताएं लिखिए। तो न्याय आत्मा का गुण और दूसरा राज्य की आंतरिक भावना। तो न्याय की आत्मा का गुण पढ़ेंगे। न्याय का संबंध मनुष्य की आत्मा से है तथा उसे बाह्य जगत के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता। यह आत्मा का गुण है। राज्य की आंतरिक भावना। न्याय राज्य का गुण है, यह उसकी आंतरिक भावना है। राज्य समस्त कार्य नागरिकों की भलाई के लिए करता है। वह व्यक्तियों की समस्त कमियों को दूर करने का माध्यम है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दो आलोचनाएं लिखिए। पहला, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का पहला दोष यह है कि दार्शनिक राजाओं के हाथों में राजनीतिक सत्ता का अधिकार देता है। इसमें इस मनोवैज्ञानिक तत्व की उपेक्षा की गई है कि शक्ति मनुष्य को मदान्ध बना देती है। और दूसरा इसका दूसरा दोष यह है कि इसमें अधिकारों के कारण मनुष्य में होने वाले स्वाभाविक संघर्षों के समाधान की कोई इकाई नहीं की गई। प्रश्न: प्लेटो के अनुसार राज्यों के निर्माण में किन तत्वों का योगदान है? तो पहला आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व, दूसरा दार्शनिक तत्व। प्रश्न: प्लेटो के आदर्श राज्य की चार आलोचनाएं लिखिए। पहला व्यवहारिक, दूसरा राज्य व्यक्ति के सदृश नहीं, तीसरा निरंकुशता को बढ़ावा, चौथा साम्यवाद की व्यवस्था अनुचित। और प्रश्न: दार्शनिक राजा के चार गुण लिखिए। पहला सच्चा दार्शनिक, विवेक प्रतिनिधि, आत्म संयमी, चौथा निरंकुश। प्लेटो के प्लेटो के दार्शनिक शासन की दो सीमाएं लिखिए। पहला
दार्शनिक राजाओं को देखना चाहिए कि राज्य में न्याय के सिद्धांत का भली भांति पालन हो रहा है या नहीं। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कार्य करते रहें और अन्य कार्यों में हस्तक्षेप न करें। दूसरा, दार्शनिक राजा को यह भी देखना चाहिए कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन न हो, क्योंकि शिक्षा पद्धति का परिवर्तन संपूर्ण शासन को बदल देता है। प्रश्न, दार्शनिक राजा के शासन की कोई 4 आलोचनाएं लिखिए। पहला, काल्पनिक सिद्धांत निरंकुशता शासन का पोषक। तीसरा, प्रजातंत्र के प्रतिकूल। चौथा, स्वतंत्रता, समानता तथा अधिकारों का हनन। प्लेटो ने साम्यवाद के कितने प्रकार बताए हैं? प्लेटो के अनुसार साम्यवाद के 2 प्रकार हैं। पहला, संपत्ति का साम्यवाद। दूसरा, परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद की 4 आलोचनाएं लिखिए। अपूर्ण साम्यवाद, एक वर्ग को निजी संपत्ति से वंचित करना। तीसरा, संपत्ति की धारणा मिथ्या है। चौथा, शासन में असुविधाएं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला, शिक्षा का कोई ध्येय होना चाहिए। मनुष्य विवेकशील प्राणी है तथा कभी निरुद्देश्य कार्य नहीं करना। और दूसरा, शिक्षा में सिद्धांत और प्रयोग का तालमेल होना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक शिक्षा बिना व्यवहारिक शिक्षा के पंगु होती है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की 4 आलोचनाएं लिखिए। राज्य नियंत्रित शिक्षा, अव्यवहारिक, उत्पादक वर्ग की अवहेलना, साहित्य का तिरस्कार। राज्य व्यक्तियों का विशद रूप है। प्लेटो, व्याख्या कीजिए। प्लेटो मानता है कि राज्य व्यक्ति का विशद रूप है। राज्य मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो की मान्यता है कि मानव की आत्मा में बुरा या विवेक, साहस और तृष्णा होते हैं। ये तीनों तत्व मानव के व्यक्ति के विकास का संभव बनाते हैं। अरस्तु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु का जन्म एथेंस के उत्तर में स्टेगिरा नामक नगर में 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अरस्तु का निधन कब हुआ था? अरस्तु का निधन 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अरस्तु की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए।
पहला पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, एथेनिया पॉलिटिका, इथिक्स, रिटोरिक्स, इंटरप्रेटेशंस, मेटलर्जी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। पॉलिटिक्स एवं इथिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। मैक्सी के अनुसार सबसे बड़ा राजनीति शास्त्र कौन है? अरस्तु। राजनीति शास्त्र का वास्तविक जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक शास्त्र का वास्तविक जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है? उत्तर, राज्य स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु ने यह माना है कि राज्य की उत्पत्ति दंड के भय से या आपस के समझौते से नहीं हुई, वरन यह तो प्राकृतिक है। दास प्रथा की 2 विशेषताएं लिखिए। पहला, अरस्तु के अनुसार यूनानी के निवासी युद्ध में पराजित होने के बाद भी दास नहीं बनाए जा सकते। दूसरा, दास प्रथा में स्वामी और दास के हित समान हैं तथा स्वामी और दास दोनों को लाभ पहुंचाती है। जहां दास को आज्ञाकारी होनी चाहिए, वहीं स्वामी को भी दासों से उदार, स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दास प्रथा के सिद्धांत की 4 आलोचनाएं लिखिए। दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है। दूसरा, युद्धबंदियों को दास बनाना अन्यथा अन्याय है। तीसरा, दास को पशु नहीं माना जा सकता है। चौथा, विचारों में परस्पर विरोध। क्रांति होने के 4 कारण लिखिए। उत्तर, पहला कारण, शासकों का दुर्व्यवहार, समानता तथा लाभ की आशा, श्रेष्ठता की भावना। चौथा, जातियों का भेदभाव। क्रांति रोकने के कारण क्रांति रोकने के 4 उपाय लिखिए। शक्ति पर नियंत्रण, संविधान तथा कानून के प्रति विश्वास, आर्थिक समानता, मध्य वर्गों का विकास। अरस्तु के संविधान की 4 वर्गीकरण लिखिए। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र। तीसरा, कुलीन तंत्र। चौथा, प्रजातंत्र। अरस्तु के अनुसार संपत्ति कितने प्रकार की होती है? अरस्तु के अनुसार संपत्ति 2 प्रकार की होती है, निर्जीव संपत्ति, सजीव संपत्ति। अरस्तु
के आदर्श राज्यों की 4 विशेषताएं लिखिए। पहला, राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति है। दूसरा, वैज्ञानिक राजतंत्र शासन। दूसरा, वैज्ञानिक जनतंत्र शासन। तीसरा, विधि का शासन। चौथा, जनसंख्या। अरस्तु के अनुसार राज्यों के 2 कार्य एवं उद्देश्य लिखिए। राज्यों के प्रमुख कार्य तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तियों का श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध कराना, नागरिकों को भलाई के कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी भलाई करना। अब प्रश्न नंबर 32। प्रश्न, अरस्तु के शिक्षा के 2 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। पहला, संविधान के अनुकूलता। शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए ताकि नागरिक संविधान के अनुकूल बन सके। दूसरा, राज्य नियंत्रित। शिक्षा राज्य के अंतर्गत है। प्रश्न, राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। अरस्तु को उसमें व्याख्या कीजिए। अरस्तु के द्वारा व्याख्या कीजिए। चलिए, राज्य की प्रकृति के संबंध में अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। उसके इस कथन का तात्पर्य यह है कि राज्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अरस्तु का राज्य सर्वोच्च समुदाय है। सिस्को का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सिस्को का जन्म 106 ईस्वी पूर्व में रोम के मध्य श्रेणी परिवार में हुआ था। सिस्को का निधन कब हुआ था? सिस्को 43 ईस्वी पूर्व में अभियोग्य लगाकर प्राणदंड दिया गया। सिस्को की रचनाओं के नाम लिखिए। डी रिपब्लिका, डी लिंगिबस, डी ऑफिसिस, सिसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? अरस्तु की भांति सिसरो राज्य को प्राकृतिक नहीं मानता। वह इसे निर्मित तथा शासित वर्ग की सहमति पर आधारित मानता है। कानून के संबंध में सिसरो के क्या विचार हैं? वह शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानून में विश्वास रखता है। दूसरा, प्राकृतिक कानून ईश्वरीय वस्तु है। तीसरा, यह सार्वभौमिक, सर्वदेशी एवं सर्वकालिक है। चौथा, प्राकृतिक कानून राज्य निर्मित कानून से श्रेष्ठ है। सिसरो ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं?
सिसरो ने कानून के दो प्रकार बताए हैं: प्राकृतिक कानून, राज्य निर्मित कानून। सिसरो के अनुसार राज्य कितने रूप में हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तीसरा प्रजातंत्र। सिसरो ने न्याय की क्या परिभाषा दी? न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो कि सद्विवेक की आदेश है। सिसरो के राज्य संबंधित विचार दीजिए। राज्यों को सिसरो जनता का विषय मानता है और कहता है कि राज्य एक स्वतंत्र निकाय है। यह उन लोगों का संगठन है जो कानून व अधिकारों की मान्यता और एक दूसरे के हितार्थ कार्यों में भाग लेने की इच्छा से एक सार्वजनिक समझौते द्वारा बंधे होते हैं। सिसरो के न्याय संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए। न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो कि सद्विवेक का आदेश है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विवेक संपन्न होता है, इसलिए वे सभी समान हैं। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं में सभी मनुष्य समान हैं और जो असमानता देखते हैं वह सामाजिक संस्थाओं द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं। इसलिए सिसरो के अनुसार न्याय सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता को प्रदान करने और प्रत्येक को उसका अधिकार देने में ही निहित है। सिसरो के दासता संबंधित विचारों का उल्लेखनीय कीजिए। सिसरो दास प्रथा को अस्वीकार करता है। न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त करने के दासों के अधिकारों का वह समर्थक है। वह उसके स्वतंत्र व्यक्ति का समर्थक है। वह उन्हें न्यायोचित एवं मानवोचित व्यवहार का पात्र मानता है। वह चाहता है कि यदि उन्हें बंधन मुक्त भी न किया जा सके तो कम से कम आजीवन किराया पर लिए गए श्रमिकों के रूप में मान्यता दे ही दी जाए। अगस्टाइन के दासता संबंधित विचारों का उल्लेखनीय कीजिए। संत अगस्टाइन दास प्रथा को यूनानी विचारों की भांति प्राकृतिक नहीं मानता है। उनके अनुसार दायित्व प्रकृति
न होकर मानव अपराध एवं पाप वृत्ति पर आधारित संस्था है। दासता मानव पाप का परिणाम है। पापात्मा पर डाली हुई यह उचित अवस्था है। यह ईश्वरीय न्याय के कारण ही मनुष्य को भुगतना पड़ता है। आइंस्टाइन के संपत्ति पर क्या विचार दिए हैं? आइंस्टाइन की मान्यता है कि संपत्ति के प्रभाव में मनुष्य अपने लैंगिक और आध्यात्मिक जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता, किंतु उसका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को उतनी ही संपत्ति रखने का अधिकार है जितनी कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 47। यूनानी राजनीतिक चिंतन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेखनीय कीजिए। यूनानी राजनीतिक चिंतन की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के संबंध में चिंतन करने से हमें ज्ञात होता है कि वह सांसारिक और विवेकवादी चिंतन था। दूसरा, यूनानी दास प्रथा में विश्वास करते थे। प्रश्न, दो तलवारों का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अथवा दो तलवारों का सिद्धांत 5वीं शताब्दी के अंत में पोप ग्लेसियस ने दो तलवारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाइबिल में यह वर्णन आता है कि ईसा मसीह ने पीटर को जेरूशलम के गेत्सेमाने के बगीचों में दो तलवारें दिखाई थी। 5वीं सदी में इस घटना के आधार पर यह कल्पना की गई कि ये तलवारें सत्ता और शक्ति की प्रतीक थी। इससे ईसा मसीह ने यह प्रदर्शित किया कि संसार में दो प्रकार की सत्ताएं और शक्तियां हैं, आध्यात्मिक और सांसारिक। चर्च तथा राज्य क्रमशः इन दो सत्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें दो सत्ताओं के कार्यक्षेत्र एवं अधिकार भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इन दोनों के लक्ष्य सामान्य हैं। ये दोनों ही मानव आत्मा के कल्याण के लक्ष्य को लेकर अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। रोमन चिंतन की 4 विशेषताएं लिखिए। रोमन चिंतन की 4 प्रमुख विशेषताएं। पहला, कानून और न्याय की धारणा की व्याख्या। दूसरा,
विशद प्रशासन का विकास। तीसरा, संप्रभुत्व के विचार का विकास। चौथा, संवैधानिक तर्कवाद। पांचवा, मानव एकता की धारणा। थॉमस एक्विनास के चिंतन में दैवी कानून क्या है? थॉमस एक्विनास के अनुसार दैवी कानून वह शाश्वत कानून है जिससे जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है तथा इसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। संत थॉमस एक्विनास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य, इटली एवं एक्विनो नगर में हुआ था। एक्विनास का निधन कब हुआ था? एक्विनास का निधन 1274 ईस्वी में 49 वर्ष की अवस्था में हुआ था। एक्विनास की 4 रचनाओं का नमोल्लेख कीजिए। पहला एथिक्स, दूसरा पॉलिटिक्स, तीसरा आन किंगशिप, चौथा टू द किंग ऑफ साइप्रस। एक्विनास ने कानून को कितने वर्गों में विभाजित किया है? एक्विनास ने कानून को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून। एक्विनास ने कितने प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है? पहला, राजतंत्र, अभिजात्य तंत्र, निरंकुश तंत्र, चौथा सामंत तंत्र, पांचवा मध्यवर्गीय जनतंत्र और छठवां जनतंत्र। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? एक्विनास की। राज्य के बारे में एक्विनास के क्या विचार हैं? एक्विनास ने राज्य को समाजोपयोगी संस्था मानते हुए उल्लेखित किया है कि उसके बिना मनुष्य की समुचित उन्नति संभव नहीं है। एक्विनास की बुद्धि में सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली कौन सी है?
एक्विनास के निरंकुश शासन तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली कहा है। एक्विनास ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है? विधि, विवेक सम्मत वह आदेश है कि जिसका लक्ष्य जन कल्याण होता है। यह आदेश उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर किसी समुदाय की व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है। एक्विनास के संदर्भ में गैटेल की क्या अवधारणाएं हैं? टॉमस के राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने अरस्तु एवं ईसाई विचारधारा में समन्वय स्थापित करके एक नया विचार प्रस्तुत किया। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की कोई दो विशेषताएं बताइए। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मध्ययुग में राजनीतिक चिंतन का मुख्य आधार ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर संगठित एक सार्वभौम समाज की कल्पना थी। दूसरा, मध्य युग में एक तत्व का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण था और इसलिए शासन की दृष्टि से राजतंत्र की प्रणाली को सर्वोत्तम समझा जाता है या समझा जाता था। एक्विनास के अनुसार शासन के कोई दो कार्य बताइए। एक्विनास के अनुसार शासन के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि शासन निजी हित के बजाय लोक हित को बढ़ावा दे। दूसरा, शासन को चाहिए कि अपने अधिकार क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखकर मानव सुख को आधारशिला दे। एक्विनास ने कानून के कितने प्रकार बताए? कानून का वर्गीकरण करते हुए एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणी में रखा। पहला, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून। मार्सिलियो के राज्य संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। अरस्तु ने नगर राज्य को अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने वाला आत्मनिर्भर राज्य मानता है। मार्सिलियो ने भी इस पूर्ण समुदाय अर्थात उत्तम जीवन के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में समक्ष माना है। उसके विचार में राज्य का प्रयोजन जीवन ही नहीं बल्कि उत्तम जीवन है। मनुष्य पशुओं और दासों की भांति जीवन नहीं जीना चाहता, किंतु वह उत्तम ढंग से
जीवन व्यापित करना चाहता है। मार्सिलियो ने किस सरकार को सर्वश्रेष्ठ माना है? मार्सिलियो का झुकाव राजतंत्रात्मक एक तंत्र की ओर है। इसे उसने शासन के शुद्ध प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसको भी वह उस रूप में स्वीकार करता है कि जो निर्वाचन के आधार पर स्थापित हुआ हो, उसका निर्वाचन ही उस व्यवस्था में विश्वास था जिसमें जनता को समय समय पर अपने शासन के चयन का अवसर मिलता है। इसमें भी वह उस राजसत्तात्मक एक तंत्र को श्रेष्ठतर मानता है जो सामान्य हित साधन के साथ साथ निर्वाचन पर भी आधारित हो। मार्सिलियो का मध्य युग के लिए क्या योगदान है? मध्य युग में पोपवाद के खंडन के लिए जितनी सशक्त लेखनी मार्सिलियो ने की थी, उतनी संभवतः अन्य किसी लेखक की नहीं। वह अपने समय से बहुत आगे विचार रखने वाला विचारक था। उसने लोकतांत्रिक जीवन का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से पोषण किया। लोकतंत्र के संदर्भ में इस घोषणा से अधिक महत्वपूर्ण अन्य क्या घोषणा हो सकती है कि समस्त जनता राज्य की विधायिनी शक्ति का स्रोत है।